दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एक्सेशन। दोस्तों एक्सेशन का मतलब होता है पद ग्रहण, सत्ता प्राप्ति या फिर अधिकार प्राप्ति, जिसे हम कह सकते हैं। वर्ब के सेंस में अगर समझना चाहे तो ये बहुत ही मतलब कि लेस कॉमन वर्ड है वर्ब के सेंस में यूज़ करना। इसका मतलब होता है प्राप्त करना या फिर शामिल होना। यानी कि एक्सेशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का ऑफिशियली किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर, किसी पावर में, किसी अथॉरिटी को संभालना या फिर किसी देश, किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप का ऑफिशियली किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एग्रीमेंट का हिस्सा बन जाना, उसे हम एक्सेशन कह सकते हैं। इसका एक और मतलब किसी चीज में इंक्रीज या फिर एडिशन होना भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों मीनिंग्स आपको ध्यान रखने हैं। ये जो वर्ड है वो अक्सर हम जो मतलब कि राजा महाराजा होते हैं या फिर जो रानियां थी, किंग्स और क्वींस, या फिर जो प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्रीटीज है, बिजनेस पार्टनरशिप्स है या फिर जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, उनके कॉन्टेक्स्ट में इसका जो यूज़ है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि अगर किसी देश का नया किंग ऑफिशियली थ्रोन संभालता है, यानी कि राजगद्दी को संभालता है, तो उस इवेंट को उसके एक्सेशन कहा जा सकता है। वैसे अगर कोई कंट्री किसी इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल मेंबर बन जाती है तो उस प्रोसेस को भी एक्सेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि नए किंग का जो है वो मतलब कि राजगद्दी को संभालना, किसी कंट्री का जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना, किसी एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी का ऑफिशियली हिस्सा बन जाना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? तो ये सारे एग्जाम्पल एक्सेशन के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि एक्सेशन का मतलब एक्सेस नहीं होता है। एक्सेशन और एक्सेस दोनों अलग वर्ड है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेस का मतलब होता है किसी जगह या फिर इंफॉर्मेशन तक पहुंचना या फिर परमिशन होना उसकी, यानी कि पहुंच होना, परमिशन होना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्सेस कहते हैं, जहां तक हमारी जो है वो पहुंच होती है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन एक्सेशन का मतलब होता है ऑफिशियली पावर, पोजीशन या फिर मेंबरशिप हासिल कर लेना। ठीक है, यानी कि एक्सेस का रिलेशन एंट्री या फिर परमिशन से होता है, जबकि एक्सेशन का रिलेशन ऑफिशियली मतलब कि पोजीशन या फिर अथॉरिटी मिलने से होता है। दोनों चीज़ में डिफरेंस है, दोनों चीज़ में मतलब कि स्पेलिंग जो है वो लगभग सेम है, इसलिए जो है वो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे कि मान लीजिए कि ऑफिस जो है वो बिल्डिंग में एंट्री कार्ड से अंदर जाना, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग है उसमें जो है वो मतलब कि कोई एंट्री कार्ड चलता है, उसके बिना आप जो है वो अंदर नहीं जा सकते। अगर आपके पास एंट्री कार्ड है तो आपको क्या मिल चुका है? ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जाने का एक्सेस मिल चुका है। ठीक है, यानी कि अंदर जाने का परमिट मिल चुका है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये होता है किसी चीज का एक्सेस। लेकिन मान लीजिए कि उस ऑफिस का नया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिशियली अपनी पोस्ट संभाल रहा है, यानी कि वो क्या आ चुका है? पद पर आ चुका है, अपनी पोजीशन पर आ चुका है, अपनी पोस्ट पर आ चुका है। इस तरीके से ये होता है किसी चीज का एक्सेशन। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि एक्सेशन में क्या डिफरेंस है और एक्सेस में क्या डिफरेंस है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये नाउन के सेंस में ज्यादा यूज होता है, मोस्ट कॉमन है। वर्ब के सेंस में ये लेस कॉमन है। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन मैंने आपको जो है वो वर्ब के सेंस में भी इसका मीनिंग बता दिया था। अब बारी आती है हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि अजम्पशन है, सक्सेशन है या फिर एडमिशन है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अजम्पशन। इसका मतलब होता है ऑफिशियली किसी जिम्मेदारी या फिर ऑफिस को संभालना, उसे हम अजम्पशन कह सकते हैं, अजम्पशन ऑफ ऑफिस। इस तरीके से जैसे कि अजम्पशन क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर फोकस करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर जो है वो ऑफिशियली अपनी जिम्मेदारियों को अज्यूम करता है, यानी कि संभालता है। इस तरीके से ये होता है अजम्पशन का मतलब। ठीक है, जब हम एक्सेशन को यानी कि एक्सेशन के सिनोनिम के कॉन्टेक्स्ट में इसे हम समझते हैं तब। दूसरा हमारा वर्ड आता है सक्सेशन। सक्सेशन का क्या मतलब होता है कि किसी पुराने लीडर के बाद नए लीडर का पोजीशन लेना, उसे हम सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी के फाउंडर के रिटायरमेंट के बाद उनके बेटे की सक्सेशन हुई, यानी कि उनके पद पर कौन आ गया? अब उनका बेटा बैठ गया। अब जो है वो कारोबार कौन संभालेगा? उनका बेटा संभालेगा आगे से। ये होता है सक्सेशन, यानी कि एक के जाने के बाद उसके बाद जो है वो कोई और आना। अगला आता है एडमिशन।
एडमिशन का क्या मतलब होता है, बहुत ही बेसिक है। इसका मतलब होता है कि ऑफिशियली किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ग्रुप में जो है वो एंट्री मिल जाना, उसे हम जो है वो मतलब कि एडमिशन कहते हैं। दाखिला करना जिसे हम कहते हैं ना, वो होता है एडमिशन। जैसे कि मान लीजिए कि कंट्री को जो है वो रीजनल ट्रेड अलायंस में ऑफिशियल एडमिशन मिल गया, यानी कि एंट्री मिल गई, इस तरीके से हम कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो ये सारे हमने हमारे सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि एब्डिकेशन है, रेजिग्नेशन है, या फिर रिमूवल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एब्डिकेशन। इसका मतलब होता है कि किसी किंग या फिर जो रूलर है उसका अपनी पावर या फिर थ्रोन वॉलंटरीली छोड़ देना, ठीक है। यानी कि एक्सेशन क्या करता है, पावर हासिल करता है, जबकि एब्डिकेशन पावर को छोड़ देता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई किसी राजा ने हेल्थ रीजन की वजह से अपना जो थ्रोन है, अपनी जो राजगद्दी, अपना जो कारभार है वो छोड़ दिया। उसने क्या कर दिया, एब्डिकेशन कर दिया। इस तरीके से ये होता है एब्डिकेशन का मतलब। दूसरा हमारा वर्ड आता है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का तो मतलब आपको पता होगा कि मतलब किसी जॉब से या फिर किसी ऑफिशियल पोजीशन से मतलब कि मर्जी से इस्तीफा दे देना, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिग्नेशन करना उसे कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई किसी कंपनी में जो है वो एक कर्मचारी ने रेजिग्नेशन दे दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिया, कि अब से वो जो है वो मतलब कि जॉब नहीं करेगा, उसकी मर्जी से किया है, ठीक है। ये होता है, उसे निकाला नहीं गया बल्कि खुद की मर्जी से वो उसे छोड़ रहा है, ये होता है रेजिग्नेशन करना। रिमूवल हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि किसी को उसकी पोजीशन से हटा देना, यानी कि आप हटा देते हो। रिमूवल होता है मतलब कि हटा देना हो, कि निकाल देना, ये होता है रिमूवल। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे कह सकते हैं कि रूल्स को जो है वो तोड़ने की वजह से मतलब कि क्लब जो है वो प्रेसिडेंट को पोजीशन से रिमूव कर देती है। तो ये भी एक एग्जांपल है रिमूवल का, कि भाई हटा दिया, निकाल दिया, इस तरीके से ये होता है रिमूवल। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द प्रिंस एक्सेशन टू द थ्रोन वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द किंगडम। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो जो मतलब कि राजा था, यानी कि जो प्रिंस था, उसने जो है वो ऑफिशियली किंग की पोजीशन संभाली और उसका जो थ्रोन है उस पर बैठने की खुशी पूरे किंगडम में मनाई गई। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर एक्सेशन का मतलब किसी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी या फिर पोजीशन को ऑफिशियली हासिल करने से है, ना कि सिर्फ उस जगह तक पहुँचने से है। एक्सेस यानी कि अलग है और एक्सेशन अलग है। दोनों ये जो वर्ड है आपको इनके बीच का डिफरेंस समझना है। स्पेलिंग लगभग यानी कि सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीनिंग भी इसका सेम ही होगा। एक्सेस होता है कि भाई किसी चीज़ की जो है वो आपके पास परमिट है, पहुंच है, वहां तक जो है वो आप पहुंच सकते हो, उसे हम एक्सेस कहते हैं। एक्सेशन अलग चीज़ होती है, दोनों को आपको समझना है, ठीक है। तो हमारा पहला वर्ड कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेविएशन। दोस्तों डेविएशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है विचलन, भटकाव या फिर अलग हो जाना, या फिर जो मतलब कि एक तय जो रास्ता होता है, जिस रास्ते पे हमें चलना होता है, कोई काम करना होता है, उससे रास्ते से या फिर उसके नियमों से अगर आप हट जाते हो, अलग हो जाते हो, डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो उसे हम डेविएशन कह सकते हैं। यानी कि डेविएशन का मतलब होता है कि किसी नॉर्मल, एक्सपेक्टेड या फिर प्लान्ड या फिर फिक्स पाथ, रूल, स्टैंडर्ड या फिर बिहेवियर से अलग हो जाना या फिर उससे हट जाना। यानी जब कोई चीज़ अपने यूजुअल डायरेक्शन, प्लान या फिर पैटर्न को फॉलो नहीं करती है तो उसे डेविएशन कहा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि अगर आप स्कूल जा रहे हो और रोड जो है वो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो मेन रोड की जो जगह है वो आप दूसरा मतलब कि रूट पकड़ लेते हो और आप जो है वो दूसरे रूट से आपको जाना पड़ता है, तो वो रूट कैसा है, डेविएशन है। क्योंकि आप हमेशा उस रूट से जाते थे जो आपका नॉर्मल होता था, लेकिन आज वहाँ पर क्योंकि काम चल रहा है तो आपने अपना रास्ता बदल लिया है, आपने अपना रास्ता डेविएट कर लिया, ये होता है डेविएशन, ठीक है। वैसे अगर एक कंपनी का एक्चुअल बजट प्लान्ड बजट से ज़्यादा हो जाए तो ये भी डेविएशन हो सकता है कि भाई एक्चुअल बजट कुछ और था लेकिन प्लान्ड बजट कुछ और ही निकल गया, यानी कि डिफरेंसेस आ गए। तो ये इस तरीके से भी हम जो है वो डेविएशन का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि रोड बंद होने की वजह से दूसरे रास्ते से जाना, स्टूडेंट का अपनी स्टडी प्लान से हट जाना, कि भाई स्टूडेंट ने कोई स्टडी प्लान किया था, यानी कि स्टडी प्लान बनाया था लेकिन वो उस तरीके से उसे फॉलो नहीं कर पाया, कुछ और ही फॉलो करने लगा, ये भी एक तरीके से मतलब कि विचलन है यानी कि हट गया उस तरीके से, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर कंपनी के एक्सपेंसेस का बजट से ज़्यादा हो जाना, मशीन का स्टैंडर्ड क्वालिटी से अलग रिजल्ट देना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, ये डेविएशन के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये क्लियर करते हुए चलनी है कि डेविएशन में और डिफरेंस में, दोनों में भी डिफरेंस है, डिफरेंस में खुद डिफरेंस है, ये भी चीज़ आपको समझनी है। डिफरेंस क्या होता है, दो चीज़ों के बीच का सिर्फ अंतर, उसे हम जो है वो डिफरेंस कहते हैं। लेकिन डेविएशन का क्या मतलब होता है, जो किसी फिक्स स्टैंडर्ड, प्लान या फिर एक्सपेक्टेड पाथ से हट जाना, उसे हम जो है वो डेविएशन कहते हैं। यानी कि डेविएशन जो है वो ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पर आप जो है वो एक आपका रास्ता होता है, आपका एक प्लान होता है जिस पर आप हमेशा से जो है वो चलते आए हो या फिर
काम करते आए हो, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो इम्पेडिमेंट्स आ गए, कुछ ऑब्स्टैकल्स आ गए, उसकी वजह से जो है वो आपको बदलना पड़ा। ये होता है डेविएशन। लेकिन डिफरेंस तो होता है दो चीज़ों के बीच का साफ साफ अंतर। ये आपको जो है वो मतलब कि ये वाला डिफरेंस भी आपको समझना है कि डिफरेंस और डेविएशन के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डिफरेंस जनरल कंपैरिजन होता है, जबकि डेविएशन किसी एक्सपेक्टेड चीज़ से अलग होने को दिखाता है। दोनों चीज़ आपको क्लियर करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ, बहुत ही ईजी हो जाएगा। मान लीजिए कि दो स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स में बस जो है वो मतलब कि 5 मार्क्स का जो है वो अंतर है, यानी कि एक किसी स्टूडेंट को 5 मार्क्स ज़्यादा है तो दूसरे को कम है। ये होता है डिफरेंस, ठीक है, दोनों चीज़ों के बीच का अंतर, ऐसा यानी कि इसे हम जो है वो डिफरेंस कहेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट रोज़ 2 घंटे पढ़ने का जो है वो प्लान बनाता है, लेकिन रोज़ सिर्फ 30 मिनट ही पढ़ता है। ये है डेविएशन, कि आपने जो प्लान बनाया उससे आप भटक गए, आपको करना क्या था और करने क्या लग गए। ये होता है डेविएशन, ठीक है। डिफरेंस और डेविएशन में भी डिफरेंस है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये भी समझना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स हैं जैसे कि डिपार्चर है, डाइवर्जेंस है या फिर वेरिएशन है। सबसे पहले वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, तो वो है डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है कि किसी यूजुअल रूल, प्लान या फिर मेथड से अलग होना, उसे हम डिपार्चर कहते हैं। डिपार्चर किसी जो है वो इस्टेब्लिश प्रैक्टिस को छोड़ने पर फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट ने पहली बार ट्रेडिशनल मेन्यू की जगह जो है वो कम्प्लीटली वीगन मेन्यू जो है वो लॉन्च किया है। तो उन्होंने जो है वो उनका जो यूजुअल स्टाइल होता था कि वो भाई मतलब कि ट्रेडिशनल मेन्यू फॉलो करते थे, तो उससे क्या कर दिया है, डिपार्चर कर दिया है, कुछ हट के अलग किया है इस तरीके से। यानी कि जो वो किया करते थे उससे उन्होंने जो है वो मतलब कि अपना रास्ता बदला है, ये होता है डिपार्चर, ठीक है। डाइवर्जेंस हमारा दूसरा वर्ड है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों का अलग डायरेक्शंस में चले जाना, उसे हम डाइवर्जेंस यानी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि दो बिजनेस पार्टनर्स ने फ्यूचर प्लान्स को लेकर अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपना ली, यानी कि उसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको, डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि दोनों ही बिजनेस पार्टनर्स अब क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में काम करेंगे, अलग अलग बिजनेसेस के लिए काम करेंगे, दोनों में डाइवर्जेंस है, यानी कि अलग डायरेक्शन पर फोकस किया गया है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तीसरा आता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ में बदलाव होना, थोड़ा सा डिफरेंस होना, उसे हम वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि हर दिन जो है वो टेम्परेचर में थोड़ी वेरिएशन देखने को मिलती है, ऐसा तो है नहीं कि रोज़ सेम ही तरीके का टेम्परेचर रह रहा है, कभी हल्की गर्मी होती है, कभी मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, कभी बारिश आती है, इस तरीके से ये वेरिएशन है, यानी कि चल विचल होता रहता है, इस तरीके से हम कहेंगे, यानी कि थोड़ा बहुत बदलाव इधर उधर चलता है, ये होता है वेरिएशन, ठीक है। हमारे जो सारे सिनोनिम्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि कंफर्मिटी है, कंप्लायंस है या फिर कंसिस्टेंसी हमारा तीसरा वर्ड है, ठीक है। हमारा सबसे पहला वर्ड हम डिस्कस करेंगे जो कि आता है कंफर्मिटी। कंफर्मिटी का मतलब होता है रूल्स या फिर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, उसे हम कंफर्मिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एम्प्लॉयज़ ने जो है वो कंपनी की सेफ्टी गाइडलाइंस का पूरी तरीके से कंफर्मिटी के साथ पालन किया, यानी कि डेविएशन तो होता है रूल से हटना, जबकि कंफर्मिटी क्या होता है, उन्हें फॉलो करना, इस तरीके से हमने समझा है, ये होता है कंफर्मिटी। दूसरा आता है कि भाई कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है ऑफिशियली रूल्स और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको मानना, ठीक है, उसे हम कंप्लायंस कहते हैं, एक तरीके से आज्ञा का पालन करना, ये होता है कंप्लायंस। जैसे कि मान लीजिए कि फैक्ट्री ने गवर्नमेंट के इन्वायरमेंटल रूल्स का फुल कंप्लायंस किया यानी कि उनको माना, उनको फॉलो किया, स्वीकार किया, इस तरीके से। कंसिस्टेंसी तीसरा बहुत ही मतलब कि हमारा बेसिक वर्ड आता है, इसका मतलब होता है कि हर बार सेम स्टैंडर्ड या फिर क्वालिटी को मेंटेन करना, उसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। कोई चीज़ लगातार हो रही है, सेम पैटर्न में हो रही है, तो वो कंसिस्टेंसी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्रिकेटर ने पूरे सीजन में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि लगातार अच्छा बार बार सेम मतलब कि पैटर्न में परफॉर्म किया, तो ये होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। यानी कि ये जो बेसिक वर्ड्स है वो समझाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए मैं एक बार जो है वो बता देती हूँ, अगर और भी कुछ पॉसिबल मीनिंग्स इसके निकलते हैं तो, ठीक है। सारी चीज़ें हम डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो हमारे एंटोनिम्स भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, यानी कि एक एग्जाम्पल आता है, देयर वॉज अ स्लाइट डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्लान ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल इश्यूज। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है
इस सेंटेंस का मतलब है कि अचानक आए टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से प्रोजेक्ट अपने ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पाया और उसमें जो है वो थोड़ा सा बदलाव या फिर मतलब कि उसे जो है वो थोड़ा सा मतलब कि एक तरीके से थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, उसमें डेविएशन लाना पड़ा, स्लाइट डेविएशन यानी कि थोड़ा बहुत, ओके, यानी कि बहुत ही बारीक चेंज, इस तरीके से हमने समझा है। तो यहाँ पर डेविएशन का मतलब प्लान्ड डायरेक्शन या फिर शेड्यूल से अलग होने से हो जाना है, ना कि पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है कि डेविएशन यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्पर्टिनेंट। दोस्तों इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बदतमीज, अनुचित, बेअदब, जरूरत से ज्यादा दखल देने वाला, ओके, इंटरफेयर करने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? इम्पर्टिनेंट हम उसे कह सकते हैं। यानी कि इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति या फिर उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करना जो बिना रिस्पेक्ट के बात करे, हद से ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछे या फिर ऐसी बात करे जो कि इनअप्रोप्रिएट या फिर रूड लगे। यानी कि जब कोई इंसान मैनर्स की परवाह किए बिना दूसरों से बात करता है या फिर बिना ज़रूरत की मतलब कि इंटरफेरेंस रखता है यानी कि दूसरों के मामलों में, तो उसके बिहेवियर को इम्पर्टिनेंट कहा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक एम्प्लॉय मीटिंग में अपने सीनियर से डिसरिस्पेक्टफुल टोन में बात करे या फिर एक स्ट्रेंजर किसी की सैलरी या फिर जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही मतलब कि इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि पूछने लगे कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, आपकी मतलब कि बीवी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, उसको इन सारी चीज़ों से क्या मतलब। तो ये होता है अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछना, ये होता है इम्पर्टिनेंट बिहेवियर। तो उसका बिहेवियर कैसा कहा जाएगा? इम्पर्टिनेंट माना जाएगा। यानी कि एक तरीके से टीचर से बदतमीजी से बात करना, किसी अजनबी से बहुत ही पर्सनल क्वेश्चंस पूछना, मीटिंग में सीनियर की बात का मतलब कि डिसरिस्पेक्ट करना या फिर किसी की प्राइवेट लाइफ में बिना वजह इंटरफेयर करना, ये सारी जो साइंस है, ये सारे जो एग्जाम्पल है, किस चीज़ के हैं? तो मतलब कि इम्पर्टिनेंट बिहेवियर के ही एग्जाम्पल्स है। इस तरीके से आपको समझना है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि इम्पर्टिनेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट होना और इम्पर्टिनेंट होना दोनों ही अलग चीज़ होती है, ठीक है। कॉन्फिडेंट का क्या मतलब होता है कि अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ कहना, जो बात सही भी होती है, अप्रोप्रिएट भी होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि मैंने आपको बताया इम्पर्टिनेंट में क्या करता है कि व्यक्ति कभी कभी जो है वो बदतमीजी से पेश आता है, सामने वाले के लिए जो है वो रूड कमेंट्स करता है या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में जो है वो ज़्यादा ही मतलब कि इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है इसलिए आप जो है वो ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो। कॉन्फिडेंस होना अलग बात होता है। कॉन्फिडेंट वो व्यक्ति होता है जो अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखना जानता हो, ठीक है। लेकिन इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है बदतमीजी या फिर डिसरिस्पेक्ट के साथ बात करना। यानी हर कॉन्फिडेंट इंसान इम्पर्टिनेंट नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर बात रिस्पेक्ट के साथ कही जा रही है तो वो कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट की कमी है तो वो इम्पर्टिनेंट हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि इंटरव्यू में अपने अचीवमेंट्स को कॉन्फिडेंस के साथ बताना, ये क्या है कि भाई आप में जो है वो आत्मविश्वास है, आप जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोल पा रहे हो, बोल्डली जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ये है आपका कॉन्फिडेंस। ये होता है कॉन्फिडेंट होना किसी चीज को लेकर, ठीक है, पॉजिटिव वे में। लेकिन इंटरव्यूअर से जो है वो आप रूड टोन में बात करते हो या फिर उन्हें उल्टा जवाब दे रहे हो, जैसे कि आप जो है वो खुद को कुछ अलग ही समझ रहे हो, बहुत ही बोल्डली बात कर रहे हो निगेटिव टोन में, ये होता है इम्पर्टिनेंट होना, जिसमें आप क्या कर रहे हो? डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हो, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब बात की जाती है हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि रूड है, इंसॉलेंट है या फिर इम्पोलाइट है। जैसे कि हमारा सबसे पहला वर्ड यहाँ पर क्या आता है? रूड। रूड का क्या मतलब होता है? आपको पता होगा, रूड का मतलब बदतमीजी से या फिर बिना मैनर्स के बिहेव करना किसी के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? रूड कहते हैं। रूड एक तरीके से जनरल बिहेवियर को दिखाता है, इस तरीके से आप समझ पाओगे। जैसे कि मान लीजिए कि कस्टमर ने जो है वो शॉपकीपर से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गुस्से में बात की, तो वो उसका नेचर कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था? बहुत ही रूड था, कठोर था, सख्त था, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा आता है इंसॉलेंट। इंसॉलेंट का मतलब होता है अथॉरिटी या फिर बड़े लोगों के प्रति ओपनली डिसरिस्पेक्टफुल होना, उसे हम कहते हैं इंसॉलेंट। इंसॉलेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट बदतमीजी पर फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को इंसॉलेंट जवाब दिया, जिससे कि सब हैरान हो गए। अब प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल एक किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी पर बैठे हैं ना, यानी कि उनके पास कोई पावर है, उनके पास ओहदा है, दर्जा है, आपसे तो ऊंचे ही हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप उनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, और उनसे ही क्यों, आपसे कोई अगर 1-2 साल भी बड़ा है तो आप उससे भी इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ये होता है इंसॉलेंट होना। इंसॉलेंट होने का क्या मतलब होता है कि जो सत्ता में बैठा है, पावर में बैठा है, जिसके पास ओहदा है, दर्जा है, कोई अच्छी खासी पोजीशन है,
उन जैसे बड़े लोगों के साथ जब आप जो है वो बदतमीज़ी से पेश आते हो या फिर मतलब कि ओछी हरकत करके बात करते हो तो उससे हम क्या कहेंगे, इंसॉलेंट कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा आता है इम्पोलाइट। इसका मतलब होता है जिसमें मैनर्स नहीं होती है, जिसमें कर्टसी नहीं होती है, दया भाव नहीं होता है, जो पोलाइट नहीं है उसे हम इम्पोलाइट कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डिनर के दौरान जो है वो प्लीज़ या फिर थैंक यू बोले, यानी कि बात करना इम्पोलाइट माना जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं मतलब कि इम्पोलाइट हो सकती है कि आप जो है वो मतलब कि प्लीज़ नहीं बोल रहे हो, किसी को थैंक यू नहीं बोल रहे हो, जो बेसिक मैनर्स है कर्टसी के, ये आप जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हो। कि अगर आपको कुछ सर्व किया जा रहा है, कोई आपको अगर सर्व किया कर रहा है तो आप उसे जो है वो थैंक यू बोलिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज़ बोलिए। ये होता है मतलब कि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, थोड़े से रूड हो, तो ये इम्पोलाइट मैनर्स है। ठीक है, इस तरीके से। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि रिस्पेक्टफुल है, पोलाइट है या फिर कर्टियस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिस्पेक्टफुल। इसका मतलब होता है कि दूसरों के साथ आदर और विनम्रता से पेश आना, यानी कि आदर भाव से बिल्कुल इज्जत के साथ पेश आना, उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पेक्टफुल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय ने मैनेजर की बात ध्यान से सुनी और मतलब कि इज्जत से अपनी ओपिनियन दी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई भड़क गया इस तरीके से। ओके, ये होता है रिस्पेक्टफुल होना। पोलाइट का मतलब होता है कि अच्छे मैनर्स और विनम्रता के साथ बात करना, बहुत ही मतलब कि सॉफ्ट टोन में बात करना, ये होता है पोलाइट होना। जैसे कि होटल स्टाफ हर गेस्ट को पोलाइट तरीके से, मतलब कि हर गेस्ट के साथ पोलाइट तरीके से बात करता है, ये है किसी चीज़ का पोलाइट होना। ओके, गुड मैनर्स को दिखाता है बेसिकली। कर्टियस का क्या मतलब होता है, बहुत ही विनम्र, बहुत ही कंसिडरेट होना, यानी कि एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट और काइंडनेस दिखाता है। कौन सा वर्ड, कर्टियस। जैसे कि मान लीजिए कि बस कंडक्टर ने एल्डरली पैसेंजर की कर्टियसली मतलब कि मदद की, बहुत ही अच्छे से मदद की। ठीक है, इस तरीके से ये होता है कर्टियस। ठीक है, हमारे जो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द मैनेजर वॉर्न द एम्प्लॉय फॉर मेकिंग इम्पर्टिनेंट रिमार्क्स ड्यूरिंग द मीटिंग। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है कि मीटिंग के दौरान एम्प्लॉय ने ऐसी रूड और डिसरिस्पेक्टफुल बातें कही जो कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं थी और इसी वजह से मैनेजर ने उसे वार्निंग दे दी। तो यहाँ पर इम्पर्टिनेंट का मतलब है बदतमीजी से या फिर बेअदबी से, मतलब कि कमेंट्स करना, बातें करना। इस तरीके से हमने समझा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कजौल। दोस्तों इसे कजौल कहना है, ये कोई काजल या फिर काजोल नहीं है। ठीक है, कजौल है। इसका मतलब होता है प्यार से मनाना, मीठी बातें करके राजी करना, किसी को खुशामद करके मनाना या फिर बहलाना फुसलाना जिसे हम कहते हैं ना, उसे हम कहते हैं कजौल। ठीक है, यानी कि कजौल का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को मीठी बातों से तारीफ करके, प्यार से, जेंटल परसुएशन के थ्रू या फिर अपनी बात मनवा के या फिर जो किसी काम के लिए जो है वो राजी करना बेसिकली। ओके, इसमें इंसान जो है वो फोर्स यूज़ नहीं करता है बल्कि फ्रेंडली और चार्मिंग तरीके से दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये वर्ड हम जो है वो अक्सर पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सेल्स के साथ, बिजनेस के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ या फिर जो डेली कॉन्वर्जेशन होता है उनके कॉन्टेक्स्ट में हम इन्हें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, पापा को कहते हैं पापा मुझे ये वाली चीज़ दिला दो, ये क्या हो गया, बहलाना फुसलाना हो गया, यानी कि उन्हें मीठी मीठी बातें करके मना रहे हो। फ्रेंड्स से कहते हो कि भाई चलते हैं ना यहाँ पे घूमने चलते हैं, इस तरीके से। या फिर अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो भैया डिस्काउंट दे दो, इतना ये मतलब कि थोड़ा महंगा हो रहा है, थोड़ा कम कर दो। ये क्या है, मतलब कि बहलाना फुसलाना, मीठी मीठी बातें करके किसी को मनाना, ये सारी चीज़ें कजौल में आती है। ठीक है, यानी कि अगर एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से चॉकलेट खरीदने के लिए प्यार से रिक्वेस्ट करता है, बार बार क्यूट बातें करता है, आखिर में मम्मी जो है वो मान जाती है, तो उसने क्या कर लिया है, बच्चे ने आखिरकार अपनी बात मनवा ली है, यानी कि बच्चे ने अपनी मम्मी को कजौल किया है। इस तरीके से वैसे एक सेल्स पर्सन कस्टमर की तारीफ और अच्छी बातों के थ्रू प्रोडक्ट खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि मतलब कि अगर कोई सेल्समैन आया है और अगर कोई औरत जो है वो कोई प्रोडक्ट खरीद रही है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो वो कहेगा कि मैम ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा, आपका तो स्किन टोन ही बहुत फेयर है और आप जो है वो मतलब कि बिल्कुल ऐश्वर्या राय लगेगी, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहलाने फुसलाने के टैक्टिक्स होते हैं। इस तरीके से ये होता है किसी को कैजॉल करना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ चुका है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कैजॉल और परसुएड दोनों सेम नहीं होते हैं। परसुएड का मतलब होता है लॉजिक, रीजंस या फिर एक्सप्लेनेशन देकर किसी को मनाना कि ये चीज़ ऐसी ही क्यों है या फिर ऐसे ही क्यों करनी चाहिए या फिर ऐसे ही करना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसे जो है वो लॉजिक देकर मनाना। लेकिन कैजॉल का मतलब होता है मीठी बातों से तारीफ करके, जेंटल फ्लैटरी से किसी को मनाना, खुशामद करके या फिर उसकी जो है वो चापलूसी करके मनाना, उसे हम जो है वो मतलब कि कैजॉल कहते हैं। डिफरेंस आपको समझना है। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो स्टूडेंट्स को रेगुलर एक्सरसाइज के बेनिफिट समझाकर स्पोर्ट ज्वाइन करने के लिए मतलब कि मनाया है। अब भाई टीचर है तो वो क्या कहेंगे कि भाई आप जो है वो मतलब कि रेगुलर एक्सरसाइज किया करो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बॉडी अच्छी रहेगी, आप जो है वो एनर्जेटिक फील करोगे। तो ये तो हो गया किसी बात को उसका रीज़न देकर समझाना। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो, आप उसके फ़ायदे बता रहे हो कि आपको ये चीज़ क्यों करनी चाहिए। ये होता है परसुएड करना, ठीक है। इसमें आप जो है वो मतलब कि मीठी मीठी बातें नहीं कर रहे हो, भाई करना एक्सरसाइज, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। परसुएड का मतलब होता है कि किसी चीज़ का फ़ायदा बताकर जो है वो मतलब कि उसके लिए मनाना कि तुझे करना चाहिए, ये बात अच्छी है, इससे ऐसा होता है, ये होता है परसुएड करना। लेकिन मान लीजिए कि एक छोटी बहन है जो कि अपने भाई की तारीफ़ करके उससे अपना होमवर्क प्रिंट करवाने के लिए जो है वो मना लेती है कि भाई मेरा जो है वो थोड़ा सा होमवर्क करवा दे, मैं तुझे ऐसा मतलब कि ये बना के खिलाऊंगी, वो दूंगी, ये दूंगी, ये सारी चीज़ें, ये होती है कैजॉल करना, ठीक है। कैजॉल और परसुएड में डिफरेंस समझ में आया? आई होप क्लियर है। और ये भी समझना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है, ठीक है। अब सिनोनिम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि कोक्स है या फिर परसुएड है या फिर व्हीडल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कोक्स। इसका क्या मतलब होता है? प्यार से और बहुत ही सब्र के साथ किसी को मनाना, उसे हम जो है वो कोक्स कहते हैं। कोक्स मतलब कि जेंटल और केयरिंग परसुएशन को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि पापा ने जो है वो मतलब कि प्यार से अपने डॉग को जो है वो बाथरूम में आने के लिए कोक्स किया। कोक्स किया यानी कि बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही सब्र के साथ, प्यार से, जेंटल तरीके से जो है वो उसे मनाया। यानी कि आप अग्रेसिव तो नहीं हो सकते जानवरों के साथ, इस तरीके से ये होता है कोक्स करना। परसुएड हमारा दूसरा वर्ड है जिसको हमने अभी अभी समझा था कि रीजंस देकर या फिर डिस्कशन के थ्रू जो है वो किसी को मनाना कोई काम करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि डॉक्टर ने पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए परसुएड किया यानी कि डॉक्टर ने फ़ायदे भी बताए कि भाई तुम्हें जो है वो ऐसी ऐसी बीमारी हो चुकी है, अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, तुम्हारी बॉडी में तुम्हें ये सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। ये होता है किसी को परसुएड करना। इसमें आपका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। बस आप एक तरीके से एडवाइस दे रहे होते हो किसी को, बस लॉजिक समझा के। तीसरा आता है व्हीडल। व्हीडल का मतलब होता है मीठी बातें या फिर फ्लैटरी से अपना काम निकालना, चापलूसी करना किसी की। व्हीडल में अक्सर जो पर्सनल बेनिफिट होता है ना हमारा, उसके लिए हम काम करते हैं, फ्लैटरिंग बिहेवियर रखते हैं, एक तरीके से चापलूसी करते हैं। यानी कि हमें सामने वाले में इंटरेस्ट भी नहीं होता है तो भी हमें उसकी तारीफ करनी पड़ती है क्योंकि हमारा काम होता है इसलिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय ने जो है वो मतलब कि एक दिन के एक्स्ट्रा लीव लेने के लिए जो है वो अपने बॉस को व्हीडल करने की कोशिश की। व्हीडल करने की कोशिश की यानी कि अपने बॉस की तारीफ करना शुरू कर दिया, चाहे वो अपने बॉस को पसंद करता है या फिर नहीं करता है, बस उसे अपनी लीव चाहिए थी, काम निकलवाना था, इसलिए उसने ऐसा किया। ये होता है व्हीडल करना, ठीक है। हमारे जो सारे सिनोनिम्स हैं आई होप आपको क्लियर हो चुके हैं, सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि डिसऑर्ड है, डिस्करेज है या फिर रिपेल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिसऑर्ड। डिसऑर्ड का मतलब होता है किसी को कोई काम ना करने के लिए मनाना। परसुएड में आप क्या कर रहे होते हो, लॉजिक देकर किसी को कोई काम करने के लिए मना रहे होते हो। डिसऑर्ड में आप इसलिए मना रहे होते हो कि भाई तो ये काम मत कर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके फ्रेंड जो है वो आपको मतलब कि भारी बारिश में जो है वो ट्रैकिंग पर ना जाने के लिए जो है वो मतलब कि मना रहे हैं, डिसऑर्ड कर रहे हैं कि भाई मत जा, खतरा हो सकता है, पैर फिसल जाएगा, ये हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये होता है किसी को डिसऑर्ड करना। कोई काम ना करने के लिए जब आप किसी को मनाते हो तो उसे हम डिसऑर्ड करना कहते हैं। डिस्करेज हमारा दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है किसी का जो कॉन्फिडेंस है या फिर किसी का जो मोटिवेशन है वो कम कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप जो है वो किसी सिंगर को या फिर किसी भी आर्टिस्ट को बार बार नेगेटिव फीडबैक देते हो तो वो क्या, उससे क्या होगा कि उसका जो मतलब कि मनोबल है वो टूट जाएगा, उसका मोटिवेशन टूट जाएगा, ठीक है। ये होता है किसी को डिस्करेज करना, एक तरीके से नीचे गिराना। कैजोल क्या करता है, एनकरेज करता है, मनाता है। डिस्करेज क्या करता है, एंथुजियाज्म को कम करता है। डिफरेंस आपको क्लियर है? इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा वर्ड आता है रेपेल। रिपेल का मतलब होता है किसी को दूर कर देना या फिर किसी का इंटरेस्ट खत्म कर देना, उसे हम जो है वो रिपेल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और उसका जो रूड स्टाफ है वो कस्टमर्स को वापस आने से रिपेल कर सकता है। ये होता है रिपेल करना। यानी कि रिपेल करना क्या होता है, किसी को दूर करना, दूर दूर रखना, एक तरीके से ये होता है रिपेल करना, ठीक है। हमारे जो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की यानी कि सेंटेंस की। तो यहाँ पर आपके सामने एक मतलब कि सेंटेंस दिया गया है कि शी कैजॉल हर लिटिल हेल्पिंग हर डेकोरेट द रूम फॉर द बर्थडे पार्टी। इस सेंटेंस का मतलब है कि
उसने अपने छोटे भाई को प्यार से, मीठी बातों से और थोड़ी सी तारीफ करके बर्थडे पार्टी के लिए रूम डेकोरेट करने के लिए मतलब कि मदद करने के लिए मना लिया। यहाँ पर कैजोल का मतलब ज़बरदस्ती करने से नहीं था, बल्कि स्वीट और फ्रेंडली तरीके से किसी को राज़ी करने से था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो किसी को मार पीट के मतलब कि कह रहे हो कि भाई तुझे काम करना ही पड़ेगा, नहीं, बल्कि मीठी बातें करके ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी सी तारीफ भी कर दो उसकी, या फिर उसे कोई चीज़ का लालच दे दो कि ये वाला काम कर दे मेरा, मैं तुझे फिर ये दूंगा। ये होता है किसी को कैजोल करना, बहलाना, फुसलाना, मनाना, चापलूसी करना, इस तरीके से। ओके, आई होप आपको ये वर्ड क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिराइड। दोस्तों डिराइड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना। उपहास करने का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी का तिरस्कार करना, यानी कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, किसी की बेइज्जती करना या फिर खिल्ली उड़ाना किसी की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिराइड करना कहते हैं। यानी कि डिराइड का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, उसके आइडियाज़, उसके एफर्ट्स या फिर किसी चीज़ का मजाक उड़ाना, उसकी बेइज्जती करना या फिर उसे नीचा दिखाने के लिए उसका उपहास करना। ठीक है, इसमें सिर्फ हंसी मजाक नहीं होता है दोस्तों, बल्कि दूसरे को इंसल्ट करना या फिर जो शर्मिंदगी महसूस करवाने की जो एक फीलिंग होती है ना, वो इसमें होती है। सामने वाला व्यक्ति आपका मजाक क्यों उड़ाएगा, ताकि आपको जो है वो थोड़ी सी मतलब कि शर्मिंदगी फील हो अपने काम को लेकर, अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने अपीयरेंस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर जिसके बारे में वो मजाक उड़ा रहा है उस चीज़ को लेकर। ठीक है, ये जो वर्ड है वो अक्सर हम स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, पॉलिटिक्स में भी यूज़ होता है, स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया, पब्लिक स्पीचेज़ या फिर जो डेली कॉन्वर्जेशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि अगर एक स्टूडेंट क्लास में आंसर गलत दे देता है और कुछ क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो वो स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, डिराइड कर रहे हैं, यानी कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। वैसे अगर सोशल मीडिया पर लोग किसी नए यानी कि किसी नए बिजनेसमैन का आइडिया का जो है वो मजाक उड़ाने लगते हैं, तो वो उसके आइडिया को क्या कर रहे हैं, डिराइड कर रहे हैं। यानी कि किसी के बात करने के तरीके का मजाक उड़ाना। हो सकता है कि भाई किसी का एक्सेंट थोड़ा सा अलग हो, ओके, यानी कि स्टेट वाइज अगर आप जो है वो मतलब कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉलो करते हो और अगर आप दूसरी लैंग्वेज ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो एक्सेंट है थोड़ा सा उस लैंग्वेज से जो है वो बिलोंगिंग हो सकता है। तो अगर आप जो है वो किसी का एक्सेंट का मजाक उड़ाते हो, किसी के बिजनेस आइडिया की खिल्ली उड़ाते हो, किसी के मतलब कि पर्टिकुलर वे में दिखने को मतलब कि आप जो है वो मतलब कि मॉक करने लगते हो, या फिर किसी की मेहनत की आप जो है वो इंसल्ट करते हो कि भाई ये तो क्या कर रहा है, ये तो कोई भी कर लेगा, कैसे बच्चों जैसी चीज़ें कर रहा है, ऐसा वैसा, या फिर सोशल मीडिया पर जो है वो किसी का पब्लिक मजाक बनाना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिराइड के अंदर ही आती है। आपको इस तरीके से समझना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि डिराइड और क्रिटिसाइज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। डिराइड और क्रिटिसाइज़ दोनों अलग चीज़ें हैं। क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है किसी की गलती या फिर कमी बताना, जो कि कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, क्रिटिसाइज़ का तो मतलब होता है कि भाई सामने वाले की गलती है और आपने उसको पॉइंट आउट किया है, उसका ना ही तो मजाक उड़ाया है और ना ही आपकी ऐसी कोई मंशा थी, ना ही आपकी कोई ऐसी कोई इंटेंशन थी कि आप जो है वो उसको नीचा दिखाओ। आपने बस उसकी गलती को पॉइंट आउट किया है ताकि वो उसे सुधार सके, बाकी उसकी मर्जी। ठीक है, लेकिन डिराइड का क्या मतलब होता है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का इंसल्ट करना ताकि उसे नीचा दिखाया जा सके, उसे बेइज्जत किया जा सके, या फिर उसे जो है वो सबके सामने एक तरीके से जो है वो मॉक किया जा सके, रिडिक्यूल किया जा सके, इस तरीके से। ओके, यानी क्रिटिसिज्म का पर्पस इंप्रूव करना हो सकता है, जबकि डिराइड का पर्पस अक्सर नीचा दिखाना या फिर इंसल्ट करना होता है। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर करके चलनी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई टीचर है, उन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स को मिस्टेक बताकर इंप्रूव करने की एडवाइस दी, तो ये तो होता है भाई क्रिटिसाइज करना कि भाई बच्चा है तो मतलब कि गलती करेगा तो टीचर ने बता दिया, ये होता है क्रिटिसाइज करना कि गलती पर ही तो बताया है, ऐसा नहीं है कि भाई गलती नहीं की तो भी उसे जो है वो मतलब कि उसका मजाक उड़ाने लग गए। ये होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना। लेकिन मान लीजिए कि क्लासमेट जो है वो उसी गलती यानी कि उसे स्टूडेंट की गलती पर जो है वो हंसकर उसका मजाक उड़ा देते हैं कि यार देख तेरे से कैसी गलती हो गई, छोटा है क्या तू, अभी बच्चा है क्या तू, ऐसी गलती कैसे कर सकता है। ये होता है किसी को डिराइड करना। ठीक है, टीचर ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, उन्होंने जो है वो एडवाइस दी, समझाया कि भाई ऐसी गलती वापस मत करो, और उसके जो फ्रेंड्स थे उसने क्या किया, डिराइड किया, उसे मॉक किया, मजाक बनाया, इंसल्ट किया। ये होता है दोनों में फ़र्क। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि मॉक है, रिडिक्यूल है या फिर स्कॉफ एट है। सबसे पहला हमारा आता है मॉक। मॉक का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसकी नकल करके उसे एम्बैरस करना यानी कि शर्मिंदगी फील करवाना। जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो है वो मतलब कि नए टीचर की मतलब कि बोलने की स्टाइल मॉक करने लग गए। जैसे कि होता है ना, स्टूडेंट्स मतलब कि करते हैं, यानी कि क्लास में बहुत बार किया होगा आपने भी कि किसी का मतलब कि टीचर का पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ मतलब कि ऐसे बोलने का कुछ स्टाइल होगा, तो उसे अगर आप जो है उसकी नकल करने लग जाते हो, इमिटेट करने लग जाते हो, तो ये होता है किसी को मॉक करना। ठीक है, दूसरा आता है रिडिक्यूल।
इसका मतलब होता है किसी को हंसाने का सब्जेक्ट बना देना, उसे हम रिडिक्यूल कहते हैं। रिडिक्यूल बेसिकली पब्लिक ह्यूमिलेशन पर फोकस करता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक सिंगर को पहले टैलेंट शो में रिडिक्यूल किया गया, लेकिन बाद में वही फेमस बन गया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्कॉफ एट। दोस्तों स्कॉफ एट का मतलब होता है किसी आइडिया या फिर सजेशन को मजाक समझकर रिजेक्ट कर देना, उसे हम स्कॉफ एट कह सकते हैं। जैसे कि कुछ इन्वेस्टर्स ने नए स्टार्टअप के आइडिया को स्कॉफ एट किया, लेकिन बाद में वही कंपनी सक्सेसफुल हो गई। यानी कि स्कॉफ एट ज़्यादातर आइडियाज़ या फिर जो ओपिनियंस होते हैं ना हमारे, यानी कि जो भी हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं, कोई नई चीज़ आती है, या फिर जो हमारे कुछ ओपिनियंस होते हैं कि हम यानी कि एक पर्टिकुलर वे ऑफ हमारा थिंकिंग होता है, उसका जब लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई तू ऐसा सोचता है, तेरा आइडिया ऐसा है, इतना मतलब कि डाउनग्रेड आइडिया है तेरा, इस तरीके से जब लोग कहने लगते हैं, इसे हम स्कॉफ एट करना कहेंगे। ठीक है, ये होते हैं हमारे सारे सिनोनिम्स यहाँ पर कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रेज है, रिस्पेक्ट है, या फिर एडमायर है। सबसे पहला आता है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। डिराइड क्या करता है, मजाक उड़ाता है, जबकि प्रेज हमारी तारीफ करता है, अप्रिसिएशन दिखाता है। जैसे कि कोच ने जो है वो विनिंग शॉट मारने वाले प्लेयर की सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रेज की, सबके सामने तारीफ की, इस तरीके से हम कह सकते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी की इज्जत करना। जैसे कि ऑफिस में जो है वो सब एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई तू बोल रहा है वो भी सही है, मैं बोल रहा हूँ वो भी सही है, ना तेरा गलत ना मेरा गलत, इस तरीके से ये होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ओके, एडमायर। एडमायर हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है एक तरीके से सराहना करना। ठीक है, किसी की जो क्वालिटीज़ हो सकती है, किसी की अचीवमेंट्स हो सकती है, अगर आप उसे सराहते हो, सराहना करते हो, तो उसे हम जो है वो एडमायर कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है एडमायर करना। हमारे जो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, सम पीपल डिराइडेड हिज आइडिया एट फर्स्ट बट इट लेटर बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि शुरुआत में कुछ लोगों ने उसके बिजनेस आइडिया का मजाक उड़ाया और उसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन बाद में वही आइडिया बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस बन गया। तो यहाँ पर डिराइडेड का मतलब किसी के आइडिया की खिल्ली उड़ाना या फिर उसका उपहास करने से था। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा है कि डिराइड यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एब। दोस्तों एब ये जो वर्ड है, इसका हम जो है वो मतलब कि नाउन के सेंस में भी यूज़ करते हैं और वर्ब के सेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। जब हम वर्ब की बात कर रहे होते हैं तब इसका मतलब निकलता है किसी चीज़ का घट जाना, कम हो जाना, धीरे धीरे ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना, या फिर पीछे हट जाना। ठीक है, लेकिन जब हम नाउन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कमी, गिरावट या फिर घटाव। यानी कि एब का मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे कम होना, वीक पड़ना, या फिर अपने हाईएस्ट लेवल से सीधे नीचे आ जाना। यानी कि इसका यूज़ हम इमोशंस के लिए कर सकते हैं। जब हमारे इमोशंस जो है वो मतलब कि कभी कुछ और होते हैं, कभी कुछ और होते हैं, एकदम हम हैप्पी से सैड हो जाते हैं, तो हमारे इमोशन क्या हो गए, नीचे आ गए। एनर्जी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि एनर्जी कम हो गई। पॉपुलैरिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो फेम है वो कम हो गया। कॉन्फिडेंस, बिजनेस, मनी, वाटर लेवल, या फिर जो मैनी अदर सिचुएशंस हैं उनके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिनली ये जो वर्ड था ना एब, ये जो समुद्र का मतलब कि जो पानी होता था उसमें जो टाइड्स आते थे उसके लिए यूज़ होता था। ठीक है, जब पानी जो है वो नीचे मतलब कि पीछे पीछे हटने लगता था तो तब जो है वो उसे एब कहा जाता था। लेकिन आजकल ये जो वर्ड है वो फिगरेटिव सिचुएशंस में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि किसी चीज़ का घट जाना, कम हो जाना, धीरे धीरे ख़त्म हो जाना, या फिर पीछे हटना। इस तरीके से हम जो है वो आजकल इस वर्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक यूट्यूबर है, उसके जो वीडियोज़ है वो पहले मतलब कि बहुत ही वायरल जाते थे, बहुत अच्छे खासे मतलब कि व्यूज़ आते थे, बहुत वायरल होते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो व्यूज़ कम होने लगते हैं, तो उसकी पॉपुलैरिटी कैसे होने लग गई है, एब होने लग गई है। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे अगर एग्ज़ाम के बाद स्ट्रेस जो है वो आपका धीरे धीरे कम हो जाता है कि हाँ अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब कोई टेंशन नहीं है, होता है, सबके साथ होता है ना। जैसे हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो एक तरीके से सिर का हमारा बोझ उतर जाता है, तो बोझ उतर गया यानी कि कम हो गया, यानी कि घट गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, एब होना ही कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है किसी का एब होना। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि एब का जो मतलब है वो एंड होना नहीं होता। एब और एंड जो है वो दोनों सेम नहीं होते हैं। एंड का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना, लेकिन एब का मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे कम करके, यानी कि कम होना या फिर वीक होना। जैसे कि मान लीजिए कि कॉन्सर्ट जो है वो ख़त्म हो गया, कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट था वो ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया यानी कि ऐसा तो है नहीं कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है कि अब थोड़ा सा हो गया, अब थोड़ा सा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद जो है वो पूरा हो जाएगा, नहीं, एकदम से ही ख़त्म होता है ना, तो उसे हम एंड कहेंगे। लेकिन कॉन्सर्ट के बाद धीरे धीरे ऑडियंस हॉल से बाहर निकलने लगी और नॉइज़ कम होने लगा, ये होता है एब, कि ऑडियंस जो है वो धीरे धीरे जाने
आने लगी, यानी कि सारी जो भीड़ है वो एकदम से मतलब कि सारी के सारे दरवाजे से एक साथ तो नहीं जा सकते, धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई आगे पीछे जा रहा है, कोई वहाँ पर सेल्फीज ले रहा है, कोई कुछ इंजॉय कर रहा है। ये होता है एब, कि धीरे धीरे जो है वो मतलब कि निकलना, पीछे हटना, खत्म होना, समाप्त होना, कम होना, गिरावट आना, इस तरीके से। ओके, अब दोस्तों सिनोनिम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि डिक्लाइन है, डिमिनिश है या फिर सबसाइड है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिक्लाइन। दोस्तों डिक्लाइन का मतलब होता है धीरे धीरे गिरना और या फिर कम होना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ऑफलाइन न्यूज़पेपर की जो सेल्स है वो डिजिटल मीडिया के आने के बाद डिक्लाइन होने लगी यानी कि गिरावट आने लगी, कम आने लगी, क्योंकि आजकल जो है वो कोई न्यूज़पेपर खरीदना जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है, कुछ लोग, लेकिन ज़्यादा नहीं है। वो क्या कर लेते हैं, मोबाइल में पढ़ लेते हैं। ये होता है किसी चीज़ का डिक्लाइन होना, गिरावट आ जाना। दूसरा आता है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो साइज़ है या फिर किसी चीज़ का जो अमाउंट है या फिर उसकी जो ताकत है वो कम हो जाना, उसे हम जो है वो डिमिनिश कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ उसकी जो स्टेज है, उसकी जो फियर है वो ग्रेजुअली डिमिनिश हो गई, यानी कि कम हो गई, इस तरीके से हम कहेंगे। सबसाइड हमारा तीसरा वर्ड आता है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे शांत या फिर कम हो जाना, उसे जो है वो मतलब कि सबसाइड कहा जाता है। ये जो वर्ड है ना सबसाइड, ये ज़्यादातर हमारा जो कोई फिजिकल पेन हो सकता है, जैसे कि दर्द हमें होता है, या फिर हमारा जो गुस्सा है या फिर जो बाढ़ है, आंधी है, तूफान है, इनके लिए जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है ये सबसाइड वर्ड, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि भारी बारिश रुकने के कुछ घंटे बाद जो है वो मतलब कि जो पानी था वो सबसाइड होने लगा यानी कि कम होने लगा, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि फ्लो है, इंक्रीज है या फिर राइज है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है लगातार बहना या फिर आगे बढ़ना, उसे हम फ्लो कहते हैं। जैसे कि फेस्टिव के दौरान जो है वो मतलब कि फेस्टिवल सीजन के दौरान जो है वो मॉल में कस्टमर्स का फ्लो लगातार बढ़ता रहता है, यानी कि कस्टमर क्या करते हैं, तो आना जाना उनका लगा रहता है, कस्टमर्स आते रहते हैं, इस तरीके से। यानी कि एब जो है वो पीछे हटना या फिर कम होने को दिखाता है, जबकि फ्लो आगे बढ़ने को दिखाता है, सर्ज को दिखाता है। सर्ज भी एक मतलब कि हमें वर्ड मिल गया है एंटोनिम्स में, सर्ज भी मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना। इंक्रीज हमारा दूसरा वर्ड आता है, इसका मतलब होता है बढ़ना। जैसे कि दिवाली के सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्डर्स काफ़ी इंक्रीज हो गए, यानी कि बढ़ गए, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ को दिखाता है इंक्रीज। राइज हमारा तीसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है ऊपर जाना, ऊपर की ओर मतलब कि बढ़ोतरी होना, बढ़ना, उसे हम राइज कहते हैं। जैसे कि गुड परफॉर्मेंस के बाद कंपनी के शेयर्स की जो प्राइस है वो अच्छे से राइज उसमें जो है वो देखने को मिली, यानी कि उछाल उसमें देखने को मिला, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, आफ्टर द फेस्टिवल एंडेड द क्राउड्स बिगेन टू एब फ्रॉम द स्ट्रीट्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि फेस्टिवल यानी कि त्यौहार खत्म होने के बाद सड़कों पर लोगों की जो भीड़ है वो धीरे धीरे कम होने लगी और लोग जो है वो अपने घर वापस जाने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब कि गणपति का जो मतलब कि गणेश जी का पंडाल लगा हुआ है और वहाँ से जो है वो लोग जा रहे हैं, यानी कि भीड़ जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, एक साथ नहीं हो रही, मतलब कि धीरे धीरे ग्रेजुअली करके लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर एब का मतलब जो है वो अचानक जो है वो गायब होने से नहीं है, बल्कि धीरे धीरे मतलब कि कम हो जाने से या फिर पीछे हटने से। इस तरीके से हमने समझा है कि एब यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिफाइल। दोस्तों डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को गंदा करना, किसी चीज़ को अपवित्र करना, दूषित करना, कलंकित करना, भ्रष्ट करना, यानी कि सारे ही मतलब कि ये जो मीनिंग्स है इनका मतलब क्या निकलता है, किसी चीज़ को मतलब कि गंदा कर देना, मैला कर देना, इस तरीके से। ओके, यही होता है डिफाइल का मतलब। डिफाइल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को गंदा, अपवित्र या फिर मॉरली करप्ट कर देना। ये सिर्फ फिजिकल डर्ट के लिए यूज़ नहीं होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके कपड़ों पर दाग लगा है या फिर कहीं पर दाग लगा है तो उसके लिए हम डिफाइल यूज़ करेंगे, बल्कि किसी की जो रेप्यूटेशन होती है, किसी की जो इज्जत आबरू होती है, किसी की जो डिग्निटी होती है, या फिर कोई पवित्र जगह है जैसे कि मंदिर है, कोई भी और जगह है, या फिर जो हमारी वैल्यूज़ होती है, अगर उनको भी कोई नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो मतलब कि कोई ऐसी करतूत करता है, कोई काम करता है जिससे उनको जो है वो मतलब कि नुकसान पहुंचता है या फिर वो चीज़ें भंग हो जाती है, तो तब भी हम जो है वो मतलब कि डिफाइल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कुछ लोग किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर पेंट या फिर ग्राफिटी बना देते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उस मॉन्यूमेंट को डिफाइल किया है। वैसे अगर कोई किसी की अच्छी रेप्यूटेशन को झूठे एक्यूजेशन से खराब करे तो उसने क्या किया है, उसकी इमेज को डिफाइल किया है। यानी कि मतलब कि मंदिरों की दीवार पर गंदगी करना, रिवर में जो है वो टॉक्सिक वेस्ट फेंक कर उसे पल्यूट करना, किसी की जो इज्जत है उसको झूठी बातों से खराब करना, हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको डैमेज करना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, डिफाइल करने के ही एग्जाम्पल है, ठीक है।
लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि डिफाइल करना और किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना दोनों सेम नहीं होता। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से तबाह कर देना, कि आपको जो है वो वहाँ पर मतलब कि सिर्फ उसका मलबा दिखेगा, कूड़ा कचरा दिखेगा। ये होता है किसी को डिस्ट्रॉय करना, तबाह कर देना, ठीक है, तहस नहस करना। लेकिन डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को गंदा कर देना, अपवित्र कर देना, डिसऑनर्ड कर देना। ये होता है डिफाइल करना, ठीक है। यानी कि डिफाइल में चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीटली मतलब कि तहस नहस ही हो जाए, उसे सुधारा भी जा सकता है, लेकिन उसकी जो प्योरिटी या फिर जो रिस्पेक्ट या फिर जो डिग्निटी है उसको नुकसान पहुंचता है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत बड़ा भूकंप आया, तूफान आया, आंधी आई और उसके वजह से जो है वो पूरी बिल्डिंग ही गिर गई, सॉरी, ओके। तो अब ये जो है वो ये होता है किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय होना। अब क्योंकि बिल्डिंग पूरी गिर चुकी है तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पूरा डेब्रिस मिलेगा, रैक मिलेगा। रैक यानी कि रैक या फिर डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, यानी कि जो बचे कुछ अंश होते हैं, जैसे कि मतलब कि जो सीमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बिल्डिंग तो नहीं मिलेगी ना, क्योंकि वो तो गिर चुकी है। ये होता है किसी चीज़ का तहस नहस, बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। लेकिन किसी ने उसी बिल्डिंग के दीवारों पर ऑफेंसिव ग्राफिटी बना दी है, यानी कि कोई चित्रकला कर दी है, यानी कि पेंट से, स्प्रे से। ये होता है डिफाइल करना। अब आप उसे पहुंच कर जो है वो मतलब कि सही भी कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि भी पेंटिंग कर दी बिल्डिंग पर तो वो बिल्डिंग ही गिरानी पड़ेगी, अब नई बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये होता है किसी चीज़ को मतलब कि डिफाइल करना, उसे अपवित्र करना, खराब कर देना, एक तरीके से उसका चेहरा मोहरा बिगाड़ देना। ये होता है किसी को डिफाइल करना, और डिस्ट्रॉय करना अलग होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि कंटामिनेट है, पल्यूट है, या फिर टेंट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हार्मफुल या फिर डर्टी सब्सटेंसेस से पल्यूट कर देना। जैसे कि हम पानी के लिए ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं कि भाई फैक्ट्री का जो केमिकल वेस्ट है वो नियर बाय लेक, यानी कि जो पास का जो तालाब है उसमें जो है वो मतलब कि जाता है। अब जाता है तो पानी क्या हो गया, कंटामिनेट हो गया, दूषित हो गया, पीने लायक नहीं बचा, या फिर उसमें जो मतलब कि जो भी पानी में रहने वाले जो जानवर है, मछलियाँ वगैरह, वो भी उसमें सर्वाइव नहीं कर सकती। ये होता है किसी चीज़ का कंटामिनेट होना। पल्यूट का क्या मतलब होता है, प्रदूषित होना, दूषित होना, गंदा होना, या फिर इन्वायरमेंट को गंदा करना, हार्मफुल बना देना। ये होता है किसी चीज़ का पल्यूट होना। जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट क्या करते हैं, जो बीचेस होते हैं, जो मतलब कि तटस्थल होते हैं समुद्र के आसपास, उनको पल्यूट कर रहे हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं, होता है ना। यानी कि पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन किसी भी चीज़ का होता है, नॉइज़ का भी होता है, मिट्टी का भी पोल्यूशन होता है, या फिर मतलब कि पानी का भी पोल्यूशन होता है, हवा का भी पोल्यूशन होता है, बहुत सारी चीज़ों का पोल्यूशन होता है। यानी कि जिस भी चीज़ में गंदगी फैल जाती है और वो हमारे लिए हार्मफुल बन जाती है, उसे हम पल्यूट कह सकते हैं। टेंट हमारा तीसरा वर्ड है, सॉरी। टेंट का मतलब होता है कि किसी की जो इमेज है, क्वालिटी है, रेप्यूटेशन है, इज्जत आबरू है, उसको खराब कर देना, उसे जो है वो कलंकित करना, धूमिल करना, उसे हम क्या कहते हैं, टेंट करना कहते हैं, या फिर होना कहते हैं। जैसे ही मान लीजिए कि किसी ने जो है वो मतलब कि कोई एम्प्लॉय था जो कि कंपनी में काम करते करते जो है वो उसने बहुत ही बड़ा घोटाला कर दिया, पैसों को लेकर हेर फेर कर दी, तो उसकी इज्जत कैसी हो गई, अब टेंटेड हो गई। यानी कि उसकी इज्जत जो है वो एक तरीके से मिट्टी में मिल गई, धूमिल हो गई, कलंकित हो गई। यानी कि उस पर जो है वो इस चीज़ का दाग लग चुका है कि उसने जो है वो बहुत बड़ा स्कैंडल किया है, या फिर मतलब कि पैसों की हेर फेर की है। इस तरीके से ये सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि प्योरीफाई है, ऑनर है, या फिर क्लेंस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्यूरिफाई। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को साफ और शुद्ध बना देना, उसे हम प्यूरिफाई कहते हैं। जैसे कि जो वाटर ट्रीटमेंट होता है वो पानी को क्या करता है, प्यूरिफाई कर देता है, साफ कर देता है, ये होता है प्यूरिफाई करना। ऑनर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या फिर चीज़ को रिस्पेक्ट और डिग्निटी देना, उसे हम ऑनर कहते हैं। जैसे कि सोल्जर्स ने नेशनल फ्लैग को ऑनर के साथ सल्यूट किया, यानी कि बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ सल्यूट किया, तो ये किसी को मतलब कि सम्मान देना, ऑनर देना, ये होता है। क्लेंस बहुत ही इजी वर्ड है कि किसी गंदगी या फिर इम्प्योरिटी को हटा देना या फिर साफ़ कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने घर का कूड़ा कचरा साफ़ कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसे क्लेंस कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, यानी कि साफ़ कर रहे हो, ये होता है क्लेंस करना, ठीक है। हमारे सारे एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द विजिटर्स वर फाइंड फॉर डिफाइलिंग द हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट विथ ग्राफिटी। इस सेंटेंस का मतलब है कि कुछ विजिटर्स यानी कि जो पर्यटक थे, उन्होंने जो है वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की दीवारों पर ग्राफिटी बनाकर उसकी सुंदरता और डिग्निटी को नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से उन पर जो है वो फाइन लगाया गया। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक लड़का एक लड़की है जो कि क्या करके आए हैं, तो किसी मॉन्यूमेंट पर जो है वो चित्रकला करके आए हैं और उन पर जो है वो पुलिस वाला फाइन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो डिफाइलिंग का मतलब किसी इंपॉर्टेंट या फिर रिस्पेक्टेड जगह को गंदा या फिर अपवित्र करने से है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिफाइल करना यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फलेशियस। दोस्तों फलेशियस का मतलब होता है जो चीज़ भ्रामक होती है, गलत होती है, या फिर जो चीज़ मिथ होती है यानी कि मिथ्या होती है।
तर्कहीन होती है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, जिसकी कोई सर पैर नहीं होती, ऐसी अगर कोई बात है, या फिर धोखा देने वाली जो कोई बात होती है उसे हम फलेशियस कह सकते हैं। यानी कि फलेशियस का मतलब होता है किसी आइडिया, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट या फिर रीजनिंग का ऐसा होना जो देखने में तो सही लगे लेकिन असल में वो गलत निकलता है, मिसलीडिंग हो सकता है या फिर लॉजिकली इनकरेक्ट हो सकता है। ठीक है, यानी किसी बात में ऐसी लॉजिकल मिस्टेक होना जो लोगों को कंफ्यूज कर दे या फिर मिसलीड कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, फलेशियस हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट कहती है कि ये जो क्रीम है वो सिर्फ 3 दिन में सबकी स्किन को बिल्कुल परफेक्ट बना देगी, लेकिन इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो ये बात कैसी है, ये फलेशियस क्लेम है कि भाई कोई साइंटिफिक प्रूफ ही नहीं है। आप प्रूफ करके बताओ कि भाई 3 दिन जो है वो किसी ने क्रीम यूज़ की है और उसका जो है वो मतलब कि स्किन बहुत ही अच्छा हो गया, तो ये करके बताओ। तो ये होता है फलेशियस कि जिसकी जो है वो मतलब कि कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, जो आपको कंफ्यूज करेगी ऐसी बातें। वैसे अगर कोई कहे कि एक टॉपर रोज़ जो है वो 5 बजे उठता है, इसलिए जो भी 5 बजे उठेगा वो टॉपर बन जाएगा, भले यहाँ 5 बजे उठ के जो है वो मतलब कि कुछ भी ना करो, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? इसके पीछे रीज़न देना पड़ेगा ना आपको कि 5 बजे उठकर बेटा पढ़ाई भी करनी पड़ती है, ऐसा उठकर जो है वो मतलब कि बैठने से कुछ नहीं होता। तो ये भी क्या होगा, फलेशियस रीजनिंग होती है। यानी कि 5 बजे उठने का मतलब ये तो नहीं है कि जो 5 बजे उठेगा वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, 5 बजे उठ के कुछ करना भी तो पड़ेगा ना, ये होता है फलेशियस होना। ठीक है, यानी कि फेक एडवर्टीजमेंट में गलत क्लेम्स करना, डिबेट में वीक या फिर इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट देना, सोशल मीडिया पर बिना किसी प्रूफ के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना या फिर किसी कंक्लूजन पर बिना प्रॉपर एविडेंस के पहुंच जाना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, फलेशियस होने के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि फलेशियस और ये जो फॉल्स है, फॉल्स यानी कि जो झूठा होता है, ये दोनों सेम नहीं होते। देखने में आपको जो है वो सेम लगेंगे कि फलेशियस और फॉल्स तो सेम ही होगा, लेकिन फॉल्स का मतलब होता है जो सीधा सीधा गलत है, यानी कि है ही गलत वो, उसे जो है वो मतलब कि किसी रीज़न लॉजिक की मतलब कि ज़रूरत ही नहीं है, वो चीज़ आपको पता है कि ये गलत ही है, तो उसे हम फॉल्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन फलेशियस वो होता है जो देखने में सही लगता है लेकिन उसकी लॉजिक या फिर रीजनिंग गलत होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो देखने में सही लगे लेकिन होता गलत है वो फलेशियस है, लेकिन जो होता ही गलत है वो तो फॉल्स है। ठीक है, यानी कि हर फलेशियस बात फॉल्स हो सकती है, लेकिन हर यानी कि फलेशियस वर्ड खासकर लॉजिकल मिस्टेक या फिर मिसलीडिंग रीजनिंग को हाईलाइट करता है, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंटली नोट करनी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोलकाता इंडिया का कैपिटल है, ऐसा अगर मैंने कहा तो ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको भी पता है, सबको भी पता है, इसके पीछे मुझे लॉजिक या फिर रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि कोलकाता भाई इंडिया का कैपिटल नहीं है, ये तो फॉल्स है, सबको पता है। इसमें जो है वो आप रीज़न नहीं ढूंढते बैठोगे कि कोलकाता इंडिया का कैपिटल क्यों नहीं है, बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मिल जाएगी कि न्यू दिल्ली जो है वो, जो दिल्ली जो है वो कैपिटल है इंडिया का। ठीक है, कोलकाता नहीं है। लेकिन जो लोग एक्सपेंसिव फ़ोन यूज़ करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो ये तो फलेशियस स्टेटमेंट है, फलेशियस आर्ग्यूमेंट है। इसका सक्सेसफुल होने से क्या लेना देना, या फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिनके पास महंगा फ़ोन है या फिर जो एक्सपेंसिव फ़ोन है उसके बाद जो है वो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, तो ये जो है वो फलेशियस है, इसके पीछे जो है वो मतलब कि कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि मिसलीडिंग है, इलॉजिकल है या फिर डिसेप्टिव है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है मिसलीडिंग। इसका मतलब होता है गुमराह करने वाला या फिर किसी को गलत डायरेक्शन में ले जाना या फिर कंफ्यूज करना। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑनलाइन ऐड ने प्रोडक्ट के फीचर्स को मिसलीडिंग तरीके से प्रेजेंट किया कि ताकि कस्टमर समझ ही ना पाए, इस तरीके से ये होता है मिसलीडिंग करना। इलॉजिकल का मतलब होता है जिसमें कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं होता, यानी कि बिना एविडेंस के किसी पर जो है वो ब्लेम लगाना एक इलॉजिकल डिसीजन है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, डिसेप्टिव हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है धोखा देने वाला या फिर जो चीज़ सच छुपाती है उसे हम डिसेप्टिव कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फेक शॉपिंग वेबसाइट ने कस्टमर्स को डिसेप्टिव ऑफर्स दिए, यानी कि सच को छुपा रहे थे या फिर धोखा देने वाले या फिर मतलब कि ठगने वाले, ऐंठने वाले, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये होता है डिसेप्टिव, धोखा देने वाला। ठीक है, हमारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि लॉजिकल है, वैलिड है या फिर साउंड है। हमारा सबसे पहला वर्ड आता है लॉजिकल का मतलब होता है जो कि सही रीजनिंग पर या फिर फैक्ट पर बेस्ड होता है, उसे हम जो है वो लॉजिकल कह सकते हैं। वैलिड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो सही है, जो एक्सेप्टेबल है, प्रॉपर एविडेंस से सपोर्टेड है, उसे हम वैलिड कहेंगे। जैसे कि साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च को वैलिड डेटा के साथ प्रेजेंट किया कि भाई मैं जो सारी चीज़ें बोल रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ प्रूफ्स भी है, डेटा भी है, इस तरीके से ये होता है वैलिड होना। ठीक है, पुख्ता होना जिसे हम कहते हैं। साउंड हमारा तीसरा आता है। साउंड ये आवाज़ वाला साउंड नहीं है, साउंड का मतलब होता है
स्ट्रांग और लॉजिकली करेक्ट होना, ठीक है, उसे हम साउंड कहते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने एडवाइस के लिए साउंड एडवाइस दी, सॉरी इन्वेस्टमेंट के लिए साउंड एडवाइस दी, यानी कि बहुत ही अच्छी जो लॉजिकली स्ट्रांग है ऐसी एडवाइस दी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये जो सारे हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो हमने जो है वो यहाँ तक मतलब कि पढ़ लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द लॉयर प्रूव दैट द विटनेस आर्ग्यूमेंट वॉज फलेशियस एंड अनसपोर्टेड बाय एविडेंस। इस सेंटेंस का मतलब है कि लॉयर ने कोर्ट में दिखाया कि वो जो विटनेस था उसका आर्ग्यूमेंट देखने में तो सही लग रहा था, लेकिन उसमें लॉजिकल मिस्टेक्स थी और उसके सपोर्ट में कोई प्रॉपर एविडेंस था ही नहीं। तो फलेशियस का मतलब ऐसे रीजनिंग से है जो कि मिसलीडिंग है, यानी कि जो हमें गुमराह करती है, कन्फ्यूज करती है, या फिर जो लॉजिकली इनकरेक्ट होती है, ठीक है। इस तरीके से हमने समझा है कि फलेशियस यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रूमिनेट। दोस्तों रूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना, बार बार विचार करना, मनन करना, चिंतन करना, ये सारे इसके मीनिंग्स होते हैं। यानी कि रूमिनेट का मतलब होता है किसी बात, किसी प्रॉब्लम, किसी फैसले को लेकर, किसी एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ही गहराई से और बार बार सोचना। इसमें इंसान किसी चीज़ पर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि काफ़ी देर तक ध्यान से उसके बारे में अलग अलग एंगल से, यानी कि हर एंगल से जो है वो उसके बारे में सोचता है, उसे हम क्या कहेंगे, रूमिनेट करना कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट को 2 कॉलेजेस में मतलब कि एडमिशन मिल जाए और वो कई दिनों तक जो है वो दोनों ऑप्शंस के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में सोचता है कि भाई मुझे जो है वो कौन सी कॉलेज चुननी चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, तो वो अपने डिसीजन पर रूमिनेट कर रहा है। वैसे अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक बिजनेसमैन है जो कि एक नया बिजनेस शुरू करने से पहले हर रिस्क और अपॉर्चुनिटी पर डीपली सोचता है कि भाई कौन कौन से मुझे जो है वो मतलब कि फ़ायदे हो सकते हैं, कौन से नुकसान हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना, ये भी रूमिनेट करना हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि रूमिनेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो किसी बात की टेंशन ले रहे हो या फिर टेंशन लेकर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। रूमिनेट करना मतलब वरी करना नहीं होता। वरी का मतलब होता है किसी बात की टेंशन लेना, लेकिन रूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में बार बार और ज़्यादा गहराई से सोचना ताकि आपका ही फ़ायदा हो सके। यानी कि रूमिनेट हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप किसी अच्छे आइडिया या फिर फ्यूचर प्लान के बारे में भी रूमिनेट कर सकते हैं, बार बार सोच सकते हैं, जबकि वरी में टेंशन या फिर फियर होता है। चीज़ें आपको क्लियर करनी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे जो है वो एग्ज़ाम के रिजल्ट की टेंशन है, तो ये तो मेरी वरी है, ठीक है। इसके बारे में मैं बार बार सोच नहीं रही हूँ, बल्कि ये मेरी टेंशन है कि मुझे जो है वो मतलब कि अपने आप ख्याल आ रहा है कि भाई मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा आएगा। ये होता है वरी करना, एक तरीके से टेंशन लेना, डर में रहना। लेकिन मान लीजिए कि मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे जो है वो मतलब कि 10th के बाद जो है वो कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, इसके हर एस्पेक्ट पर मैं जो है वो डीपली सोच रही हूँ, तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मुझे जो है वो मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ या फिर डर नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो आराम से शांति से सोच रही हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ को जो है वो अच्छा बना सकूँ, अच्छा करियर जो है वो चूज़ कर सकूँ। ये होता है रूमिनेट करना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि कंटेम्पलेट है, रिफ्लेक्ट है या फिर पॉन्डर है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कंटेम्पलेट। इसका मतलब होता है किसी बात पर ध्यान से और शांति से सोचना, तो उसे भी हम कंटेम्पलेट कहते हैं। जैसे कि एक आर्किटेक्ट है, उसने नया डिज़ाइन फाइनल करने से पहले कई घंटों तक कंटेम्पलेट किया, यानी कि सोचा कि डिज़ाइन में कुछ और ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं क्या, या फिर और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं क्या, यानी कि थॉटफुल रिफ्लेक्शन को दिखाता है कंटेम्पलेट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी पास्ट एक्सपीरियंस या फिर सिचुएशन के बारे में सोचना या फिर उससे सीखना, उसे हम जो है वो रिफ्लेक्ट करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो मैच हारने के बाद जो है वो मतलब कि अपनी मिस्टेक्स पर रिफ्लेक्ट कर रहे हो। रिफ्लेक्ट कर रहे हो यानी कि जो भी आपने पीछे मिस्टेक्स किए उसके बारे में सोच रहे हो आप एक तरीके से, और ये भी एनालाइज कर रहे हो कि भाई मुझसे कौन सी मिस्टेक्स हो गई जो आगे मुझे टालनी है ताकि वापस हम जो है वो हार ना जाए। ये होता है रिफ्लेक्ट करना। तीसरा हमारा आता है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर केयरफुली सोचना, उसे हम पॉन्डर करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि साइंटिस्ट ने नए एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को समझने के लिए जो है वो कई दिन तक पॉन्डर किया यानी कि हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर केयरफुली सोचा, इस तरीके से ये होता है पॉन्डर करना। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स क्लियर है। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि इग्नोर है, डिसमिस है या फिर ओवरलुक है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है किसी बात पर ध्यान ना देना, उसे हम इग्नोर करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो अगर आप पर कोई नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है तो आप उसे टाल रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तो वो होता है इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। डिसमिस का मतलब होता है किसी आइडिया या फिर इशू को बिना ज़्यादा सोचे रिजेक्ट कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि मैनेजर ने बिना ज़्यादा डिस्कशन किए नए प्रपोजल को डिसमिस कर दिया, यानी कि उन्होंने जो है वो देखा तक नहीं कि नया प्रपोजल जो है वो किस चीज़ के बारे में, बल्कि रद्द कर दिया। ये होता है डिसमिस करना, ठीक है।
ओवरलुक हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है किसी बात को नोटिस ना करना या फिर उस पर ध्यान ना देना, एक तरीके से जो है वो मतलब कि नज़रअंदाज कर देना, जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम ओवरलुक करना कहते हैं। ठीक है, ये होता है ओवरलुक करना। अब जो दोस्तों हमारे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर शी स्पेंड सेवरल डेज रूमिनेटिंग ओवर द डिसीजन। इस सेंटेंस का मतलब है कि जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले उसने कई दिनों तक उस डिसीजन के हर पहलू को, जैसे कि सैलरी कितनी आएगी, करियर में ग्रोथ कैसे होगी, लोकेशन क्या है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में गहराई से और बार बार सोचा। यहाँ पर रूमिनेटिंग का मतलब किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन पर केयरफुली और रिपीटेडली विचार करने से है, ना कि डरने से और चिंता करने से है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है कि रूमिनेट यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारा आज का लास्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो लास्ट वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है एक्वेंटेंस। दोस्तों एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, जान पहचान वाला व्यक्ति, सामान्य पहचान या फिर जो परिचय है उसके लिए हम जो है वो एक्वेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक्वेंटेंस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते हैं लेकिन जो आपका क्लोज फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर नहीं होता, बस आपकी जान पहचान है। ठीक है, यानी कि आप उससे मिल चुके होते हैं, उसका नाम और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप उसके बारे में जानते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच कोई गहरी दोस्ती नहीं है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता। इस तरीके का जो रिलेशन आप कह सकते हो कि भाई दूर दूर से जानते हैं हम, इसको उसका नाम जानता हूँ, वो क्या करता है, कहाँ पे रहती है, इतना जानता हूँ, बाकी मतलब कि हमारी रोज़ मतलब की बातें नहीं होती है, इस तरीके से। इसका एक और मतलब होता है कि किसी चीज़ का बेसिक नॉलेज होना या फिर किसी चीज़ से फेमिलैरिटी रखना। यानी कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज है तो वो मेरी एक्वेंटेंस है। इस तरीके से भी मैं जो है वो इसका यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप जो है वो जिम में रोज़ किसी इंसान से मिलते हैं, हेलो हाय जो है वो आपकी हो जाती है, लेकिन कभी जो है वो मतलब कि साथ में आपने जो है वो टाइम स्पेंड नहीं किया। अब क्योंकि जो है वो आप जिम जो है वो साथ में शेयर कर रहे हो, तो मतलब कि रोज़ रोज़ दिख रहे हो तो आप स्माइल से ग्रीट कर देते हो उसको, हेलो हाय बोल देते हो, इतना। तो ये है कि वो आपका एक्वेंटेंस है, यानी कि क्लोज फ्रेंड नहीं है, बस मतलब कि बस जान पहचान वाला व्यक्ति है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। वैसे अगर आपको जो है वो मतलब कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो कहा जा सकता है कि उसके कंप्यूटर से एक्वेंटेंस है, यानी कि उसके कंप्यूटर से जो है वो मतलब कि थोड़ी बहुत जान पहचान है, ये भी इसका मतलब हो सकता है। यानी कि ऑफिस में सिर्फ हेलो हाय वाले जो लोग होते हैं वो, कॉलेज में क्लासमेट जिससे ज़्यादा बात नहीं होती, कॉन्फ्रेंस में मिले हुए जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सारे लोग, या फिर किसी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, तो एक्वेंटेंस के ही एग्जाम्पल है। लेकिन एक्वेंटेंस का मतलब फ्रेंड नहीं होता है। ओके, यानी कि एक्वेंटेंस का मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति आपका फ्रेंड है। फ्रेंड वो होता है जिसके साथ आपका क्लोज रिलेशनशिप और आप जिस पर भरोसा करते हो, जिस पर आपका ट्रस्ट होता है। ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, उसे हम फ्रेंड बनाना यानी कि फ्रेंड होना कह सकते हैं। लेकिन एक्वेंटेंस का मतलब होता है कि सिर्फ दूर दूर से जान पहचान है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि जिस दोस्त के साथ आप अपनी पर्सनल सारी बातें, प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हो तो वो आपका फ्रेंड है, लेकिन जिस कलीग को आप सिर्फ ऑफिस में मिलते हो और हेलो हाय बोलते हो तो वो तो आपका एक्वेंटेंस हुआ, उसके साथ आपकी कोई जान पहचान नहीं है। इस तरीके से आपको डिफरेंस समझना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि एसोसिएट है, कॉन्टैक्ट है या फिर फेमिलियर है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एसोसिएट। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप प्रोफेशनली या फिर किसी एक्टिविटी के थ्रू जुड़े हुए होते हो, उसे हम एसोसिएट कहते हैं। जैसे कि स्टार्टअप इवेंट में उसकी कई बिजनेस एसोसिएट से मुलाकात हुई, यानी कि कई लोगों से मुलाकात हुई। यानी कि एसोसिएट का जो रिलेशन है वो अक्सर जो हमारा काम वाला जो एरिया होता है, वर्क एरिया या फिर जो बिजनेस है उससे होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होता है? ऐसा व्यक्ति जिससे ज़रूरत पड़ने पर कम्युनिकेशन किया जा सके, उसे हम कॉन्टैक्ट कह सकते हैं। जैसे कि इंटर्नशिप के दौरान उसने इंडस्ट्री में कई यूज़फुल कॉन्टैक्ट्स बना लिए, यानी कि कई लोगों से जो है वो मतलब कि अच्छी खासी अपनी मतलब कि दोस्ती बढ़ा ली या फिर जान पहचान बढ़ा ली, इस तरीके से हम कह सकते हैं। फेमिलियर का मतलब होता है कोई व्यक्ति या फिर जो चीज़ जो बहुत ही मतलब कि पहचानी हुई लगती है, आपको जानी पहचानी लगती है, उसे हम फेमिलियर कह सकते हैं। फेमिलियर रिकग्निशन को दिखाता है बेसिकली, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि एयरपोर्ट पर उससे एक फेमिलियर फेस दिखाई दिया लेकिन उसे नाम याद नहीं आया, यानी कि कहीं ना कहीं मैंने इसे देखा तो है लेकिन मतलब कि मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, मैं उसे इतनी क्लोज तरीके से जानती नहीं हूँ। ये होता है फेमिलियर होना, कि भाई देखा हुआ लगता है, ये होता है फेमिलियर। ठीक है, हमारे सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि स्ट्रेंजर है, अननोन है, अनफेमिलियरिटी है, ये हमारे सारे एंटोनिम्स है। तो सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्ट्रेंजर, यानी कि अजनबी, जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो उसे हम स्ट्रेंजर कह सकते हैं।
अननोन हमारा दूसरा वर्ड है, यानी कि जिससे आपकी जान पहचान नहीं होती है उसे हम अननोन कह सकते हैं। जिसे आप जानते ही नहीं हो तो वो व्यक्ति आपके लिए कैसा हो गया, अननोन हो गया, तो उसे हम जो है वो अननोन कहेंगे। और अनफेमिलियरिटी का क्या मतलब होता है कि जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है या फिर आपकी जो है वो उसके साथ पहचान नहीं है, उसे हम जो है वो अनफेमिलियरिटी कह सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब बचता है हमारा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही इज़ जस्ट एन एक्वेंटेंस फ्रॉम माई कॉलेज नॉट अ क्लोज फ्रेंड। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो व्यक्ति कॉलेज से सिर्फ जान पहचान वाला है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं लेकिन उनके बीच कोई गहरी दोस्ती या फिर पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। इस तरीके से हमने समझा है कि एक्वेंटेंस यानी होता क्या है। यहाँ पर एक्वेंटेंस का मतलब सिर्फ एक परिचित व्यक्ति से है, क्लोज फ्रेंड से नहीं है। इस तरीके से आपको समझना है। आई होप आपको जो है वो ये वर्ड समझ आ चुका है और इसी के साथ जो है वो सारे वर्ड्स भी हमने जो है वो पढ़ लिए हैं। दोस्तों आज के हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।